Parents, we are back. So welcome you all to Dinette Study. हम लोगों ने स्टार्ट की थी हमारी सीरीज ऑफ MCQ फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम ऑफ बीकॉम. सो उसमें हमारा चल रहा था माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड हियर इज़ द पार्ट 2. ठीक है, जो पार्ट 1 था उसमें हमने 15 क्वेश्चन जो है वो कवर कर लिए थे, जिसका PDF आपको DNS एजुकेयर ऐप पर क्या उसके फ्री कंटेंट में, उस कोर्स के फ्री कंटेंट में आपको मिल जाएगा. तो विदाउट एनी देरी हम लोग करते हैं स्टार्ट. सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 16 ऑन योर स्क्रीन. सो लास्ट 15 क्वेश्चन जो थे वो इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस थे, ये उनमें से ही कुछ पार्ट है. ठीक है, तो हम कर रहे हैं उसी को आगे. तो 16th क्वेश्चन है कि टू विच फैक्टर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली रिलेटेड टू. और हिंदी में क्या है कि आर्थिक समस्याओं का मूल कारक क्या है, क्यों होती हैं आर्थिक समस्याएं. तो इफ़ यू रिमेंबर हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ा था कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं. व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस. क्या उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए और कैसे उत्पादन किया जाए. और ये प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट होती हैं. भाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती क्यों हैं. इनका रीज़न है आपका क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, लेकिन हमारी वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं. और उन रिसोर्सेज के बहुत सारे यूजेस हैं कि भाई हमारी आवश्यकताएं तो असीमित हैं, लेकिन उनको पूरा करने के लिए जो संसाधन हैं वो हमारे पास सीमित हैं. और जो वो संसाधन हैं उनके अनेक प्रयोग जो हैं वो संभव हैं. ठीक है, तो बेसिक प्रॉब्लम का बेस क्या है, चॉइस. कि भाई जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उन्हें अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए कैसे लगाया जाए ताकि मैक्स टू मैक्स सेटिस्फैक्शन मिल सके. ठीक है, सो द आंसर विल बी चॉइस. ठीक है, चयन. ठीक है, चॉइस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 17th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. कंसेप्ट स्टडीज अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड कहाँ से निकला है. माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड निकला है ग्रीक वर्ड से. और ग्रीक वर्ड के कौन से वर्ड से, माइक्रोस वर्ड से, जिसका मतलब होता है स्मॉल. मतलब जब हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं या किसी इंडिविजुअल की स्टडी कर रहे हैं या स्मॉल कंसेप्ट की स्टडी कर रहे हैं, वो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं. तो अब ज़रा आप सोचो कि भाई नेशनल इनकम, जर्नल प्राइस लेवल, प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड फैक्टर प्राइसिंग, इन चारों में से क्या आएगा किसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में. ठीक है, और चलो आप सोचो तब तक मैं मैक्रो का और बात कर लेते हैं. मैक्रो वर्ड भी जो है वो ग्रीक वर्ड के ही मैक्रोस से निकला है, जिसका मतलब होता है लार्ज. तो जब हम लार्ज लेवल की स्टडी कर रहे हैं, ओवरऑल लेवल की स्टडी कर रहे हैं, होल एग्रीगेट लेवल की स्टडी कर रहे हैं, तो वो आता है अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स या समष्टि अर्थशास्त्र. माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र और मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र. हम उसको उस वर्ड से भी समझ सकते हैं. व्यष्टि मतलब जहाँ पर हम व्यक्तिगत इकाइयों की स्टडी कर रहे हैं, एक व्यक्ति की, एक फर्म की, एक इंडस्ट्री की, एक एरिया की. ठीक है, और जब हम समष्टि समान रूप से सबकी स्टडी कर रहे हैं, एग्रीगेट लेवल पर, होल लेवल पर सबकी स्टडी कर रहे हैं, तो वो हो जाता है समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है, सो देखो नेशनल इनकम, भाई पूरे नेशन की इनकम, तो ये माइक्रो का कंसेप्ट है क्या, नो, ये मैक्रो का कंसेप्ट है. तो जहाँ जहाँ ए है उस ऑप्शन को तो काट ही दो, मतलब थर्ड ऑप्शन तो होगा ही नहीं. सो बेसिकली MCQ करने का आपका ये एक तरीका भी होता है कि आप एलिमिनेशन मेथड्स को यूज़ करो कि भाई जो नहीं है उसको तो पहले ही काट दो, फिर सोचो. ठीक है, जर्नल प्राइस लेवल ना भाई, अगर हम एक प्रोडक्ट की प्राइसिंग कर रहे हैं, एक सर्विस की प्राइसिंग कर रहे हैं, एक फैक्टर की प्राइसिंग कर रहे हैं, तब आता है जर्नल प्राइस लेवल में. तो हम इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की बात करते हैं एक कंट्री में, वो तो माइक्रो में आएगा नहीं, मैक्रो में आएगा. सो द आंसर विल बी 4C and D. ठीक है, एक उत्पादन का निर्धारण, मूल्य का निर्धारण या एक कारक के मूल्य का निर्धारण होगा, तब आएगा वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में या सूक्ष्म अर्थशास्त्र में. जब हम राष्ट्रीय आय की बात करेंगे या देश के सामान्य मूल्य स्तर की बात करेंगे, तब वो आएगा आपका समष्टि अर्थशास्त्र में. ठीक है, ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन.
कंसेप्ट स्टडीड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। लो भाई, मैक्रो का क्वेश्चन भी आ गया। मैक्रो इकोनॉमिक्स किस लैंग्वेज के किस वर्ड से निकला है वो आप मुझे नीचे बताओगे, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि भाई इसमें क्या हम पढ़ते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं, या होल इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, या एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं, या प्रोडक्ट प्राइसिंग के बारे में पढ़ते हैं। अब इनको एक्सप्लेन कर देती हूँ। भाई होल इकोनॉमी क्या है, पूरी कंट्री की स्टडी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, कंट्री का डेवलपमेंट, ठीक है, या किसी एरिया का डेवलपमेंट। एग्रीगेट सप्लाई क्या है, पूरी कंट्री में हर तरह के गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई इज और एग्रीगेट सप्लाई। एंड प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या है, अभी ऊपर पढ़ा था भाई, प्रोडक्ट प्राइसिंग तो माइक्रो का कंसेप्ट है, ठीक है, माइक्रो का कंसेप्ट है। तो यहाँ पर होल की बात हो रही है, मैक्रो में आएगा, बिल्कुल आएगा। डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो रही है, मैक्रो में आएगा, बिल्कुल आएगा। एग्रीगेट वर्ड तो जहाँ पर भी आ जाए, कुल आपूर्ति, कुल मांग, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सेविंग्स, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, तो वो आपका मैक्रो का ही टॉपिक है, ठीक है। सो योर आंसर विल बी 1, A, B and C तीनों ही मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आते हैं। प्रोडक्ट प्राइसिंग जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ठीक है। ओके चलो, अब थोड़े से क्वेश्चंस आएंगे आपके यूटिलिटी को लेकर। इन मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो अब ज़रा इस चीज़ को समझो कि भाई यूटिलिटी क्या होता है। सबसे पहले यूटिलिटी होती है आपकी वांट सेटिस्फाइंग पावर, कि भाई किसी चीज़ में सपोज़ ये पेन मुझे अभी सेटिस्फेक्शन दे रहा है क्योंकि मैं इससे स्क्रीन पर लिख पा रही हूँ, समझा पा रही हूँ, जो मुझे एक्सप्रेस करना है वो मैं कर पा रही हूँ, ठीक है। तो दैट्स, अगर इस पेन में मुझे सेटिस्फाई करने की पावर है तो मैं ऐसा बोलूँगी कि दिस पेन हैज़ यूटिलिटी, इस पेन में मेरे लिए यूटिलिटी है, ठीक है। अब यूटिलिटी ना मेज़रेबल होती है, मतलब इसको हम मेज़र कर सकते हैं। तो इसको मेज़र करने के दो टेक्निक्स, दो तरीके बताए गए हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल, मतलब मात्रात्मक और गुणात्मक। कार्डिनल मात्रात्मक, ऑर्डिनल गुणात्मक। कार्डिनल में बोला जाता है कि हम यूटिलिटी को नंबर्स में मेज़र कर सकते हैं, और ऑर्डिनल में बोला जाता है कि हम नंबर्स में मेज़र नहीं कर सकते भाई, हम तो उसको सिर्फ एक रैंक दे सकते हैं, एक ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है, प्रेफरेंस के लिए। तो मार्जिनल यूटिलिटी जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है कार्डिनल अप्रोच का। वहाँ पर TU एंड MU होता है, TU एंड MU होता है, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, है ना। तो टोटल, हर एक अगली यूनिट से जो हमको यूटिलिटी मिल रही है वो होती है मार्जिनल, और सारी मार्जिनल को मिलाकर बनती है टोटल। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पर हम ब्रीफ में पढ़ रहे हैं, डिटेल्ड क्लास जो है वो आपकी ऐप पर, जो पेड कोर्स है वहाँ पर हो रही हैं। इफ़ यू वांट टू जॉइन दैट कोर्स यू हैव टू डाउनलोड द DNS एजुकेयर ऐप। कुछ नहीं, आपको जो MCQ यहाँ पर मिल रहे हैं वहाँ पर आप थ्योरी पढ़िए, यहाँ पर आप MCQ करिए, प्रैक्टिस करिए, आराम से एग्ज़ाम क्रैक करिए, ठीक है। क्योंकि टैगलाइन ही आपने सुना है भाई, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी है DNS की जिम्मेदारी। तो देखो, सपोज़ हमें बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, ठीक है। तो हमने घर पे गए, मम्मी भूख लगी है, अब रोटी खा रहे हैं, हम रोटी टोटला खा रहे हैं, चपाती खा रहे हैं, कुछ भी बोल लो, रोटी खा रहे हैं। पहली रोटी खाकर 60 यूटिलिटी मिली। अब ये मत बोलना कि भाई हम 60 कैसे नाप ली। कार्डिनल अप्रोच में हम नंबर्स में नाप सकते हैं यूटिलिटी को, ठीक है। दूसरी रोटी, अभी पहली रोटी से थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिल चुका था, थोड़ी भूख मिट चुकी थी, इसलिए उससे थोड़ा कम यूटिलिटी मिलेगी, सपोज़ 40 मिली। फिर तीसरी रोटी भी खा ली, उससे हमें सपोज़ 10 यूटिलिटी मिली। चौथी रोटी पर हमारा पेट भर गया और कोई यूटिलिटी नहीं मिली, ठीक है। और पांचवी रोटी से हम, मम्मी ने ज़बरदस्ती खिला दी, खा बेटा खा, बहुत मेहनत करता है या करती है, खा, तुझे खाना है, ठीक है, पेट भरो, अपना पेट भरोगे तो दिमाग भी चलेगा। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो पांचवी रोटी खाकर सेटिस्फेक्शन ना मिलकर डिससेटिस्फेक्शन मिला, राइट। तो डिससेटिस्फेक्शन जो है नेगेटिव में चला गया हमारा सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी, सपोज 20, ठीक है। तो ये हर पर्टिकुलर यूनिट की बात हो रही है ना, तो ये हमारा MU है, ठीक है। और TU कैसे निकालेंगे, पहली के लिए तो 60 ही होगा, दूसरी के लिए दोनों को ऐड करके, तीसरी के लिए तीनों को ऐड करके,
चौथी यूनिट की टोटल यूटिलिटी कितनी हो जाएगी, सेम, एंड पांचवी यूनिट की टोटल यूटिलिटी हो जाएगी 90, क्योंकि -20 है। ठीक है, अब बात करते हैं हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी की। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी समझ में आ गया कि हर अगली यूनिट से जो हमको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो रहती है कांस्टेंट, कि भाई 10 रुपये की जो हमें यूटिलिटी मिल रही है वो 10 रुपये मिलने पर उतनी ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कि भाई हमको 10 रुपये मिले और दोबारा से जब 10 रुपये मिलेंगे तो हम बहुत 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 नहीं, 10 रुपये जिस पहले वाले के और 10 रुपये दूसरे वाले के बराबर हैं। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो कंस्टेंट रहती है अकॉर्डिंग टू मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी, या सीमांत उपयोगिता सिद्धांत में जो सीमांत उपयोगिता है किसकी, मनी की, मुद्रा की, धन की, वो जो है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, मतलब सेम रहती है, यहाँ पर लगातार नहीं होगा, समान होगा, हिंदी में समान रहती है। ठीक है, चलो आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं। इन मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी, यूटिलिटी इज इन मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी, सीमांत उपयोगिता सिद्धांत में उपयोगिता किस तरह से मापी जाती है, ऑर्डिनल तरीके से, कार्डिनल तरीके से, दोनों तरीके से, या दोनों में से नहीं। तो अभी हमने ऊपर बात करी थी कि भाई मार्जिनल यूटिलिटी को हम नंबर्स में नाप रहे हैं, और नंबर्स में जब यूटिलिटी मापी जाती है तो कौन सा होता है, कार्डिनल अप्रोच होता है, कार्डिनल अवधारणा होती है, जिसको हम मात्रात्मक अवधारणा भी कहते हैं, कि भाई यूटिलिटी को मात्रात्मक रूप में जो है वो नापा जा सकता है। तो द आंसर विल बी कार्डिनल अप्रोच। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एज द कंज्यूमर हैज़ मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, his utility from the increase less than the proportion reaches as maximum then falls, increase less than in proportion and then falls, increase more than proportional and then reaches to the maximum। अब इस चीज़ को ना ऊपर जो भी एग्जाम्पल लिया था रोटियों वाला उसको लेते हैं दोबारा से। पहली रोटी 60 यूटिलिटी, दूसरी 40, तीसरी 10, चौथी 0 एंड पांचवी आपका -20 आपको यूटिलिटी दे रही थी, और ये थी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, टोटल यूटिलिटी कैसे निकल रही है, इसको ऐड करके, ये 60, 100, 1110, 0 एंड 90। ठीक है, तो ये पूरी किस पर डिपेंड करती है, मार्जिनल यूटिलिटी पे। ठीक है, क्योंकि और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, कम होती रहती है, यही बोलता है हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, है ना, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, कि भाई मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो हर यूनिट के साथ साथ कम होती जाती है, और मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी तो टोटल यूटिलिटी भी तो उस पर, टोटल यूटिलिटी पर भी तो उसका असर पड़ेगा। तो यहाँ पर आप खुद देखो, टोटल यूटिलिटी पहले 40 बढ़ी, फिर 10 बढ़ी, फिर बढ़ी ही नहीं, मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच गई, एंड देन वो फॉल हो गई। ठीक है, तो अगर मैं ग्राफ में जाऊं तो पहले ये बढ़ी, फिर मैक्सिमम पॉइंट से नीचे की तरफ आ गई। ठीक है, तो पहले तो इंक्रीज़ होती है, इंक्रीज़ होती है, इंक्रीज़ होती है, चलो ठीक है, तीनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, फिर लेस देन प्रपोर्शन, मतलब गिरती हुई रेट से बढ़ रही है क्या, बिल्कुल गिरती हुई रेट से बढ़ रही है। लेस देन प्रपोर्शन, जी बिल्कुल गिरती हुई रेट से बढ़ रही है। मोर देन प्रपोर्शन, ना भाई, ऑप्शन एलिमिनेट। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन इंग्लिश में नहीं है, चौथा ऑप्शन है आपका पहले गिरती है, तो ये तो पहले ही ख़त्म हो गया। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन तो वैसे ही ख़त्म हो गया कि भाई पहले तो गिरती ही नहीं है, पहले तो बढ़ती है, तो देखो यहाँ पे बढ़ रही है ना, इस वाले पोर्शन में बढ़ रही है, फिर अपने मैक्सिमम पॉइंट पर है, फिर गिर रही है। ठीक है, ओके, तो इंक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, ए और बी ऑप्शन में इंक्रीज़ है, सही है। सी में भी इंक्रीज़ था, वो भी हो सकता था, आगे देखते हैं। ठीक है, लेस देन प्रपोर्शन मतलब घटती हुई रेट से बढ़ रही है, पहले 40 बढ़ी, फिर 10 बढ़ी, फिर 0, इस तरह से, बिल्कुल हाँ, घटती हुई रेट से बढ़ रही है। मोर देन प्रपोर्शन है क्या, बढ़ती हुई रेट से बढ़ रही है क्या, नो, तो ऑप्शन सी भी आपका एलिमिनेट हो गया। आगे क्या लिखा है, रीच एट अ मैक्सिमम एंड देन फॉल्स, मैक्सिमम पे पहुंचती है फिर गिरती है, या फिर
बढ़ते हुए ही गिर जाती है ना भाई, पहले मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचती है, 0 पर पहुंचती है, फिर गिरती है। सो द आंसर विल बी ए। अनुपात से कम, कम अनुपात से बढ़ती है, फिर अधिकतम तक पहुंचती है, फिर गिरती है। ठीक है, TU, MU, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। ठीक है, हिंदी के टर्म्स ये थे। ओके, नेक्स्ट, MU ऑफ अ कमोडिटी व्हेन नो कमोडिटी इज कंज्यूम्ड, कि भाई जब कोई कमोडिटी कंज्यूम ही नहीं करी गई, कोई कमोडिटी कंज्यूम ही नहीं करी गई, तब MU कितना होगा? तब MU होगा कांस्टेंट, क्योंकि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा MU पर। ठीक है, सपोज़ मैं सोच रही हूँ कि मुझे आईफिल टावर चाहिए, ठीक है, तो फ़िलहाल जितनी यूटिलिटी है उसकी मेरे लिए हमेशा उतनी ही रहेगी जब तक वो मेरे पास नहीं आ जाता, है ना। आएगा, फिर यूटिलिटी कम होती जाएगी। अभी यूज़ ही नहीं किया, कोई कमोडिटी है उसको हमने यूज़ ही नहीं किया, तो भाई उसकी यूटिलिटी ना बढ़ेगी ना घटेगी, उतनी ही रहेगी, मतलब इच्छा हमारे अंदर रहेगी। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट, MU ऑफ अ कमोडिटी बिकम्स नेगेटिव व्हेन TU ऑफ अ कमोडिटी इज। तो देखो, वापस से वही वाला चार्ट लेते हैं। उस चार्ट से बहुत सारे क्वेश्चन हो जा रहे हैं, उस चार्ट को समझोगे ना तो आराम से आ जाएगा। MU था हमारा 60, 40, 10, 0 एंड -20, एंड TU था 60, 100, 110, 110 एंड आपका 90। ठीक है, तो आप ज़रा गौर फरमाइए, चैन से आंसर देना है तो जाग जाओ और यहाँ गौर फरमाओ। ये यहाँ से यहाँ तक तो बढ़ा, ठीक है, यहाँ पर ये कांस्टेंट हो गया, मतलब मैक्सिमम पॉइंट आ गया इसका, क्योंकि इसके बाद ही गिरने वाला है। जहाँ से हम गिरने वाले हैं वो मैक्सिमम पॉइंट है ना। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हो गया, ये कम होने लग गया। ठीक है, अब MU में इसके रिगार्डिंग क्या चेंज आया है, यहाँ से यहाँ तक MU तो पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पर MU 0 हो गया और यहाँ पर MU नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है, MU जब नेगेटिव हो जा रहा है तो TU पे क्या असर पड़ रहा है, तो MU जब नेगेटिव हो जा रहा है तो TU जो है वो गिरना स्टार्ट हो जाती है, फॉल होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन TU एंड MU, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। इसको हम ग्राफ के थ्रू कैसे बताते हैं, ऐसे बताते हैं। टोटल यूटिलिटी पहले बढ़ी, फिर मैक्सिमम पॉइंट आ गया, फिर गिरी। ठीक है, तो जहाँ पर इसका मैक्सिमम पॉइंट है MU यहाँ पर 0 होगा। MU इससे पहले पॉजिटिव है, इसके बाद नेगेटिव है, यहाँ पर ये बढ़ेगा, यहाँ पर ये मैक्सिमम पॉइंट पर है और यहाँ पर ये गिरेगा। दिस इज़ योर TU एंड दिस इज़ योर MU। पूरी इकोनॉमिक्स में बस मार्जिनल वर्ड को ये वरदान है कि वो 0 हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। ना टोटल कभी 0 होता, ना एवरेज कभी 0 होता, और ना ही ये दोनों कभी नेगेटिव होते हैं। ओनली मार्जिनल जो है वो 0 भी होता है और नेगेटिव भी जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Question number 24 on your screen now. When MU of a commodity is 0, slope of TU is, भाई जब MU 0 है, मतलब ये स्लोप जो जा रहा है MU 0 है, तो उस टाइम पर TU क्या है, उस टाइम पर TU अपने मैक्सिमम पॉइंट पर है, मतलब कांस्टेंट है ना, 0 तो वो हो ही नहीं सकता। राइज कब होता है, जब पॉजिटिव होता है MU। फॉल कब होता है, जब नेगेटिव होता है MU। तो कांस्टेंट है, मतलब समान रूप से चल रहा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। स्लोप ऑफ TU कर्व इज कॉल्ड, स्लोप ऑफ TU कर्व इज कॉल्ड। देखो टोटल यूटिलिटी है ना, तो मार्जिनल तो हो ही नहीं सकती, एवरेज भी हो नहीं सकती, यूटिलिटी। तो जनरली जब यूटिलिटी कर्व की बात होगी या उपयोगिता वक्र की बात होगी तो हम टोटल यूटिलिटी कर्व की बात कर रहे होंगे, कुल उपयोगिता वक्र की बात कर रहे होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट तो देखो, ये गई हमारी TU,
जो मैक्सिमम पॉइंट जहाँ पर इसका है वहाँ पर mu होगी 0, यहाँ होगी पॉजिटिव, यहाँ होगी नेगेटिव, यहाँ बढ़ेगी, यहाँ हमारा मैक्सिमम पॉइंट है और ये यहाँ पर गिरेगी। ठीक है, अब रोटियों वाला एग्जाम्पल याद करो। चौथी रोटी खाने पर मैंने कहा था कि पेट भर गया और हमारी यूटिलिटी 0 हो गई। तो वही तो सैचुरेशन पॉइंट है भाई, संतृप्ति बिंदु या संतुष्टि बिंदु, ऐसा बिंदु जहाँ पर हम संतृप्त हो गए हैं या सैचुरेटेड हो गए हैं और अब खाने की या और कंज्यूम करने की ताकत नहीं है, या कंज्यूम करने पर अगर हमें कंज्यूम करना भी पड़ा आगे तो उससे नेगेटिव यूटिलिटी हमको मिलेगी। सो ये कौन सा पॉइंट है भाई, जहाँ TU राइज हो रहा है क्या? नो। TU गिर रहा है क्या? नो। TU मैक्सिमम है? जी बिल्कुल। MU 0 है? जी बिल्कुल। सो आंसर विल बी C, जहाँ पर टोटल यूटिलिटी या TU हो जाएगा अधिकतम और MU हो जाएगा 0। दैट इज़ योर पॉइंट ऑफ सैचुरेशन या संतृप्ति बिंदु आपका यहीं पर होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉलिंग MU कर्व शोज विच लॉ। हमने अभी देखा कि MU जो है लगातार अगली यूनिट से घटता जा रहा है। पहली रोटी से 60 था, फिर 40 था, फिर 10 था, फिर 0, फिर -20, तो MU गिरता जा रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ठीक है, चलो नेक्स्ट। व्हेन MU इज फॉलिंग TU इज। व्हेन MU गिरेगा, जब MU गिरेगा तो TU क्या होगा? MU तो हमेशा ही गिरता रहता है। ठीक है, तो MU जब गिरेगा, अच्छा यहाँ पर ना क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंज करूँगी, यहाँ फॉलिंग ना होकर व्हेन TU इज नेगेटिव कर लो, क्योंकि भाई MU तो हमेशा ही गिर रहा है, MU हमेशा ही गिर रहा है, राइट। तो MU जब गिर रहा है तब वो राइज भी हो रहा है, फॉल भी हो रहा है, मैक्सिमम भी है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को कर लो व्हेन MU इज़ नेगेटिव। तो MU जब नेगेटिव है तो गिरता है TU। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। MRS, खुद को मैं ज़रा साइड कर लेती हूँ ताकि क्वेश्चन दिख जाए आप लोगों को। MRS जिसको फुल फॉर्म है आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। क्या फुल फॉर्म है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। पहली बात तो ये होती क्या है, तो एक बात समझ लो कि भाई मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का मतलब है वो रेट जहाँ पर हमें एक चीज़ को पाने के लिए दूसरी चीज़ को छोड़ना पड़ रहा है। ठीक है, एक चीज़ को पाने के लिए दूसरी चीज़ को छोड़ना पड़ रहा है, उसका जब हम रेट निकालते हैं कि भाई गुड्स X के लिए हमें Y की कितनी यूनिट छोड़नी पड़ी, या फिर हमें और एक और X की यूनिट लेने के लिए Y की और कितनी यूनिट छोड़नी पड़ी, तो इसका जो रेट होता है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन या विस्थापन की सीमांत दर। क्या बोलते हैं? विस्थापन की सीमांत दर। ठीक है, ये कैसे निकालते हैं हम? अमाउंट ऑफ Y गिवन अप इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स X और टोटल यूटिलिटी। ठीक है, तो भाई हमें Y का कितना गिव अप करना पड़ा X को निकालने के लिए, या X कितना गिव अप करना पड़ा Y की टोटल यूटिलिटी के लिए, Y कितना गिव अप करना पड़ा इन एक्सचेंज ऑफ टोटल यूटिलिटी ऑफ X। तो बेटा यहाँ पर यूटिलिटी की तो बात ही नहीं है। ठीक है, यूटिलिटी की तो बात ही नहीं है। तो बेसिकली आपका आंसर हो जाएगा द फोर्थ ऑफ वन अमाउंट ऑफ गुड्स Y गिवन अप इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स X, कि भाई गुड्स X के लिए हमें Y का कितना अमाउंट जो है वो गिव अप करना पड़ा। दैट रेट विल बी, वो दर जो है वो आपका कहलाएगा MRS या मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन या विस्थापन की सीमांत दर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इनडिफरेंस मीन्स, इनडिफरेंस देखो नाम से क्लियर है, इनडिफरेंस उदासीन। ठीक है, वैसे हम इनडिफरेंस कर्व की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इनडिफरेंस वर्ड का मतलब पूछा गया है। तो इनडिफरेंस का मतलब होता है डिफरेंस ना हो पाना। मतलब कोई कस्टमर जब दो चीज़ों में डिफरेंस नहीं कर पा रहा है, उसको इस X गुड्स से भी उतनी ही यूटिलिटी मिलेगी जितना उसको Y गुड्स से मिलेगी। तो उसको बोलते हैं हम क्या?
इंडिफरेंस। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा एक्स और वाई को समान रूप से पसंद किया जाता है या एक्स एंड वाई आर इक्वली प्रेफर्ड, उसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डिमिनिशिंग एमआरएस, डिमिनिशिंग एमआरएस। तो देखो एमआरएस हमने क्लास में ना वो भी पढ़ा था, एमआरटी पढ़ा था जो हमने पीपीसी में पढ़ा था, है ना। एमसीक्यू वाली में भी हमने उसको डिस्कस किया था। एमआरएस जब गिरती हुई होती है तो कर्व ऐसा बनता है, एमआरएस जब बढ़ती हुई होती है तो कर्व ऐसा बनता है। अब ये घटती हुई और बढ़ती हुई क्यों होती है, इंक्रीजिंग या डिमिनिशिंग या डिक्रीजिंग क्यों होती है, उसका रीज़न है कि सपोज़ मुझे इस बॉटल के लिए, ये बॉटल और ये पाउच, दो ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है, ये बॉटल और ये पाउच, ठीक है। मुझे 2 पाउच चाहिए और मेरे सपोज़ जो मेरे पास रिसोर्सेज हैं उससे मैं 5 पाउच खरीद सकती हूँ और 5 बॉटल खरीद सकती हूँ, ठीक है। अगर मुझे 2 पाउच चाहिए तो मुझे एक और बॉटल छोड़नी पड़ेगी, अगर मुझे 3 पाउच चाहिए तो मुझे 3 और बॉटल छोड़नी पड़ेगी। सो बेसिकली जब मुझे हर एक चीज़ की हर अगली यूनिट के लिए त्याग हर बार ज़्यादा करना पड़ रहा है, क्योंकि एमआरएस है क्या, त्याग की रेट है, जो सेक्रीफाइस हम कर रहे हैं किसी एक गुड्स का उसकी रेट है ना। तो जब ये त्याग बढ़ता हुआ होता है, जब ये सेक्रीफाइस बढ़ता हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग या बढ़ती हुई एमआरएस। जब ये त्याग घटता हुआ होता है कि भाई पहले एक पाउच के लिए मेरे को 2 बॉटल छोड़नी पड़ी, अब मैं एक और पाउच अगर लेना चाहूँगी तो मुझे सिर्फ 1 बॉटल छोड़नी पड़ेगी, तो ये होता है डिमिनिशिंग एमआरएस। तो देखो कंज्यूमर वांट्स टू गिव अप लेसर यूनिट ऑफ वाई इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स, पहले ही आपको आंसर मिल गया कि जो एक चीज़ है अब उसकी अगली यूनिट के लिए उसको कम अमाउंट त्याग करना पड़ेगा किसी और चीज़ का। सो दैट इज़ डिमिनिशिंग एमआरएस, जो कि एक गुड्स की अब हमें वाई गुड्स के लिए अगली यूनिट के लिए थोड़ा कम त्याग करना पड़ेगा और अगली यूनिट के लिए थोड़ा सा और कम त्याग लगेगा, ठीक है। सो दैट इज़ डिमिनिशिंग एमआरएस। ओके, नेक्स्ट हाइयर इंडिफरेंस कर्व। तो देखो इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस का मतलब क्या था, जहाँ पर कंज्यूमर डिफरेंस नहीं कर पा रहा है उसको दोनों जगह से जो है सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो कंज्यूमर एक इंडिफरेंस कर्व जो होता है, इंडिफरेंस कर्व आपको ऐसे पॉइंट्स या ऐसे कॉम्बिनेशन दिखाता है जिससे आपको सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जैसे सपोज़ यहाँ पर एप्पल है, यहाँ पर ऑरेंज है, एप्पल की इतनी क्वांटिटी और ऑरेंज की इतनी क्वांटिटी का जो कॉम्बिनेशन है वो मुझे एप्पल की इतनी और ऑरेंज की इतनी क्वांटिटी में भी सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मतलब कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी एंड कॉम्बिनेशन सी मुझे सेम सेटिस्फेक्शन देंगे, ठीक है। तो ये जो कर्व है ये होता है इंडिफरेंस कर्व। तो अब जितना ऊंचा इंडिफरेंस कर्व होगा उतना ज़्यादा जो है वो इनकम लेवल या हायर यूटिलिटी लेवल हमें मिलता है। तो हायर इंडिफरेंस कर्व मीन्स हायर यूटिलिटी लेवल, ठीक है। चलो आगे, स्ट्रेट डाउनवर्ड स्लोपिंग। अच्छा, तो सिंपल है, देखो मैंने बताया था एमआरएस जब इंक्रीजिंग है तो ऐसा कर्व, एमआरएस जब डिक्रीजिंग है तो ऐसा कर्व, और एमआरएस कांस्टेंट है तो ऐसा कर्व, ठीक है। तो भाई यहाँ पर स्ट्रेट डाउनवर्ड कर्व है तो एमआरएस इज कांस्टेंट, एमआरएस स्थिर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्रीजिंग स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, डिक्रीजिंग स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो अभी बात की थी कि भाई एमआरएस जब डिमिनिशिंग होती है तो डिक्रीजिंग कर्व बनता है, एमआरएस जब इंक्रीजिंग होगी तो इंक्रीजिंग कर्व बनेगा, ठीक है। सो द आंसर विल बी बी, ह्रासमान एमआरएस के कारण, ठीक है। नेक्स्ट बजट, बजट बजट। देखो इनडिफरेंस और कर्व और बजट जो है वो इंटरकनेक्टेड है। इनडिफरेंस कर्व हमें ऐसे कॉम्बिनेशन बताता है जो कोई इंसान जिसको हर जगह पर सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मतलब इनडिफरेंस कर्व पर जो भी पॉइंट लाई कर रहे हैं वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देंगे कंज्यूमर को, इसलिए वो डिफरेंस नहीं कर पा रहा है।
अब बजट लाइन क्या है? बजट लाइन दो चीज़ों के ऐसे पॉइंट्स को बताती है या ऐसे कॉम्बिनेशन को बताती है जो कोई इंसान खरीद सकता है, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व हमें सेम सेटिस्फेक्शन लेवल कॉम्बिनेशन दिखा रहा था, और जो ये है आपका बजट या बजट लाइन, वो आपको ऐसे कॉम्बिनेशन बताती है जो कोई इंसान अपनी इनकम में, मतलब अपने बजट में खरीद सकता है, ठीक है। तो बजट क्या है? व्हाट इज़ बजट? तो बजट लाइन पर दिखने वाला हर एक पॉइंट हमारा बजट है, ठीक है। बजट लाइन पर दिखने वाला हर एक पॉइंट हमारा बजट है, कि भाई ये हमारी बजट लाइन है, ये हमारे बजट के अंदर आ रहा है, ये कॉम्बिनेशन हमारे बजट में है, ये कॉम्बिनेशन हमारे बजट में है। सो ऑल पॉइंट्स ऑन बजट लाइन इज़ आर बजट, ठीक है। सो वी आर डन फॉर टुडेज़ क्लास। नाउ अगर सेम क्लासेस भाई चाहिए या आपको एक कोर्स ज्वाइन करना है तो यू हैव टू डाउनलोड DNS एजुकेयर ऐप। दिस इज़ योर फीस फॉर द होल कोर्स, जिसमें आपको मिलेगा क्या क्या? आपको मिलेगा लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, ठीक है, आपके प्रैक्टिस सेट्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, PDF नोट्स जो कि बायलिंगुअल होंगे, टेस्ट सीरीज़ एंड प्रॉपर गाइडेंस फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। सो इसी तरह से हम कोर्स को वहाँ पर करेंगे डिटेल्ड में स्टडी। व्हाट यू हैव टू डू, ओनली यू हैव टू डू इज़ टू डाउनलोड दिस DNS एजुकेयर ऐप एंड एनरोल योर सेल्फ इन योर कोर्स, ठीक है। या फिर आप किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ योर फी फॉर द कोर्स। एंड ये जो वीडियो है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तो मिल रही है ऑन यूट्यूब, ऑन दी ऐप एज वेल। एंड ये PDF भी, जो PDF है वो भी आपको जो DNS एजुकेयर ऐप है वहाँ के फ्री कंटेंट में अवेलेबल हो जाएगी, ताकि आप एक तरह से क्लास को रिवाइज कर सको, ठीक है, क्योंकि आपकी एग्जाम की तैयारी है DNS की जिम्मेदारी। आई एम एंडिंग दिस सेशन। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड मिलते हैं आपसे कोर्स की क्लास में। बाय बाय।